हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पुनः प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि ये क्लास यूपी टीजीटी और जीआईसी प्रयोक्ता को ध्यान में रख करके चलाई गई है और इसमें प्रतिदिन हम सभी कुछ प्रश्नों को करते हैं और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। तो देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न आज हम सभी को करना है। प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भागवंती, प्रेम सागर, सुख सागर, भाषा, योग, वशिष्ठ। तो सभी परिचित होंगे, आंसर दे पा रहे होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर का भाषा, योग, वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है और यह इंपॉर्टेंट है। नेट 2002 पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हम सभी अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ऑप्शन है दुर्लभ बंधु, बी है विद्या सुंदर, सी है विशस्य विस्मौषधम, डी है इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ बंधु। क्या होगा? दुर्लभ बंधु। किस ऑप्शन में है? ए वाला। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मोहन राकेश, डी रमेश बच्ची। तो ये सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी जो है नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार हैं। अभी ये प्रश्न मिला था हम लोगों को। शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, तो इस कृति के लेखक हैं भीष्म साहनी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो त्यागपत्र जो है ये ऑप्शन के कारण देखें तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सभी रचनाएं आप सभी याद कर लीजिए। विराट की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? 68 नंबर का प्रश्न है, विराट की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 69, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच किसका है? झूठा सच, तो झूठा सच जो है यशपाल का है। किसका है? यशपाल का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, टोपी शुक्ला। तो टोपी शुक्ला जो है राही मासूम रजा का है। ठीक है। और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? ये प्रश्न कई बार आता है। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का चित्रण है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित है? एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित है? एक बूंद सहसा उछली, तो ये अज्ञेय यात्रावृत्त के लेखक कौन है? अज्ञेय है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, रिपोर्टाज, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, तो शिवदान सिंह चौहान से। किससे होती है? शिवदान सिंह चौहान से होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक हैं। खून के छींटे, ये रिपोर्टाज किसका है? तो खून के छींटे ये भगवत शरण उपाध्याय का है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे विधा की दृष्टि से रिपोर्टाज है और यह डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है। 75 नंबर का प्रश्न है, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा, तो मोहनदास नैमिषराय ने। किसने लिखी? मोहनदास नैमिषराय ने लिखी। तो हमारा जो है डी वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिषराय। 76 नंबर का प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका, तो सभी परिचित होंगे इस प्रश्न से कि ये किसकी है?
इंदु पत्रिका है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखेंगे और सरस्वती पत्रिका भी ध्यान में रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे 78 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ब्रज भाषा है, चारों ऑप्शन में इसे बताना है कि ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं और पांचों का नाम याद कर लीजिएगा। ब्रज भाषा आती है, पूर्वी नहीं, पूर्वी में आएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, ABC, ये आएगा, पश्चिमी हिंदी आएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, देवनागरी लिपि का विकास तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न आपको जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। 81 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को और हिंदी का पाणिनि अगर पूछा जाए तो किशोरीदास वाजपेयी को। आया हुआ प्रश्न है, किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। अगला देखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 82 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन 1955। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? आगरा मथुरा, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? तो ये ब्रजभाषा का, किसका? ब्रजभाषा का। किसका केंद्र? ब्रजभाषा का केंद्र माना जा सकता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? 2010 का बना हुआ प्रश्न है ये। तो और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य के किस युग को? तो द्विवेदी युग को, है ना। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, द्विवेदी युग को। 86 नंबर का प्रश्न है, ओ और अ का उच्चारण स्थान है, तो कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि का और खा, है ना, का और खा कंठ ध्वनि है। अगले प्रश्न की चर्चा करें, 88 नंबर का प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? जो विभावरी शब्द है वो तत्सम है, देशज, तद्भव, विदेशज, चारों में से बताना है कि कौन सा है। तो विभावरी तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है विभावरी। लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची चीनी भाषा का शब्द है ना। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है, तो आगे हम सभी देखेंगे, बाल्टी कैसा शब्द है ना। 90 नंबर का प्रश्न है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, 91 नंबर का प्रश्न है, मुकुट निम्न में से किस कोटि का है? यानी कि पूछा गया है कि तत्सम है या देशज है, तद्भव या संकर है। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? 91 नंबर का प्रश्न है। तो मुकुट जो है तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द फुर्ती होगा। क्या होगा? फुर्ती। स्फूर्ति यानी कि फुर्ती, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, संकर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो संकर में जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द पूछा गया है, 94 नंबर का प्रश्न है। तो आचार का विलोम जो है क्या हो जाएगा? चारों में से अनाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाचार होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ललाम नहीं है। क्या है? ललाम। तरड़ी और प्रमदा, ललना, ललाम नहीं है। ठीक है, 96 नंबर का प्रश्न है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है।
आगे जो हमारा प्रश्न है, स्तो स्नाश्चुः सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? तो ये हो जाएगा रामश्चिनोति, है ना? पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, रामश्चिनोति। आगे देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गाय के लिए शाला, है ना, गौशाला, तो तत्पुरुष समास है इसमें। कौन सा है? तत्पुरुष। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, सिंहद्वार शब्द में समास है, तो सिंहद्वार में तत्पुरुष समास है। 100 नंबर का प्रश्न है, शोकाकुल शब्द में समास है, शोकाकुल शब्द में समास है, तो तत्पुरुष समास इसमें भी तत्पुरुष समास है शोकाकुल में भी। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने 62 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को किए, और अभी जो है इसमें 25 क्वेश्चन बचे हैं, उसे हम सभी अगली क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये प्रश्न आपकी जो है परीक्षा में जो है आपको सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं देख लीजिए। वैसे टीजीटी में बहुत जो है अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न है ये भी अच्छे लेवल के ही प्रश्न हैं। तो इसी तरह से आप सभी प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।